हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपके जो टॉपिक्स आएंगे बेटा, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड टॉपिक होगा बेटा आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देन अगेन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड बैलेंस शीट आएगी और आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होती हैं वो आएंगे। इसके साथ ही साथ आपके लोन अकाउंट एंड आपका जब पार्टनर की डेथ होती है उस केस में जो आपका एक अकाउंट प्रिपेयर होता है बेटा, उस नॉमिनी के लिए जो डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका नॉमिनी होगा, दैट इज़ एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये कुछ टॉपिक मैंने मेन आपको बताए हैं बेटा। बीच में और जो छोटे टॉपिक्स आएंगे वो भी मैं आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लाइकवाइज एडमिशन बेटा, इसमें भी अलग अलग तरीके के केसेस होंगे जिनसे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अब वो केसेस एक्चुअली में होते क्या है बेटा, आपको स्टेटमेंट डिफरेंट दी जाएगी। जैसे अगर कभी आपसे बोले कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर हाफ ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे या 3 में करेंगे, जितने पार्टनर होंगे उतने में डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद उस पोर्शन को आप ऐड कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर के जो पहले ओल्ड शेयर था उसमें। तो इस तरीके से आपको अलग अलग स्टेटमेंट दी जाएंगी। तो आपको समझाने का सही तरीका यही होगा कि आपको मैं वो स्टेटमेंट ही बताऊं कि आपको कैसी कैसी स्टेटमेंट मिल सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूँगी कि सारी स्टेटमेंट मैं यहाँ कवर करूँ और आपको समझ आ जाए कि कैसी कैसी स्टेटमेंट आपको मिलेंगी। बेटा ये आपका फर्स्ट केस है जिसमें हमें गिवन है A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1 एंड B रिटायर्स। नथिंग इज गिवन हु इज एक्वायरिंग हाउ मच फ्रॉम B। ये आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि जो B का शेयर है वो A ले रहा है कम्प्लीटली या C ले रहा है या दोनों उसको डिवाइड करके ले रहे हैं, कुछ नहीं बताया। तो इन दैट केस हाउ विल वी रिप्रेजेंट इट? We will write down first A:B:C and that is old ratio आप पहले लिखेंगे, that is 3:2:1। अगर B रिटायर हो रहा है बेटा, B पे मैं सर्कल कर दिया है ताकि मुझे पता चल जाए B रिटायर हो रहा है, तो मेरा न्यू रेशो क्या आएगा? सिर्फ B का शेयर हट जाएगा और मेरा न्यू रेशो 3:1 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें गेनिंग रेशो क्या होगा, तो इस केस में बेटा आपका गेनिंग रेशो भी 3:1 ही होगा। तो बेटा हमने देखा कि फर्स्ट केस में अगर हमारा कोई पार्टनर हट जाता है तो उसे हटाकर बाकी हमारा न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम हो जाता है बेटा। लेकिन इस केस में बेटा हमें कुछ भी गिवन नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें इतना ही गिवन होना चाहिए, हमें सिर्फ ये गिवन होना चाहिए बेटा कि हमें ABC का शेयर कितना था और कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। अब जो आपको सेकंड केस दिया है बेटा, इसमें देखो अब आपको जिस तरीके से बोला जाएगा आप वैसे वैसे करेंगे। जैसे कि आपको इस केस में बोला A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। B रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय A and C इक्वली। अब देखो बेटा B रिटायर हो रहा है और इसका शेयर ए और सी बराबर बराबर ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हम यहाँ मान के चलें
कि बी का जो शेयर है वो 50,000 है अमाउंट में, अगर हमें गिवन हो तो ए और सी कितना कितना लेंगे बेटा? 25-25 हज़ार। कैसे आया? 50,000 का हाफ ए को मिल जाएगा और 50,000 का हाफ बी को मिल जाएगा। अगर ये 3 पार्टनर होते तो हम 1/3 1/3 1/3 कर देते। समझ आ गया बेटा आपको सबको? तो अगर ये अमाउंट में है तो हम इसका हाफ कर रहे हैं। सेम वाइज अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का हाफ कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ लिखेंगे A/B/C, इनका शेयर क्या दिया हुआ है? 3/2/1। बी रिटायर हो रहा है बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे A एक्वायर्ड, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? A एक्वायर्ड फ्रॉम, किससे मिला A को? A एक्वायर्ड फ्रॉम B। B से कितना ले रहा है वो? उसके शेयर का हाफ। अब A का शेयर कितना है बेटा? 2/6, तो 2/6 का A कितना ले रहा है? हाफ, तो ये हमारा आ जाएगा 2/12। इन द सेम वे B एक्वायर्ड, सॉरी C एक्वायर्ड फ्रॉम B। C को B से कितना मिला बेटा? वही अगेन 2/6 इंटू 1/2, वही 2/12। तो अगर हम देखें तो इसे हम 1/6 और 1/6 लिख सकते हैं। ये क्या है? डेनोमिनेटर सेम हो गए हमारे, जहाँ डेनोमिनेटर सेम है वहाँ हमारे लिए बेटा ईजी हो जाता है। अब हमें पता चल गया ए ने कितना एक्वायर किया और सी ने कितना एक्वायर किया। अब अगर मैं बोलूँ कि ए के पॉकेट में 25,000 गए और सी के पॉकेट में 25,000 गए, तो जो उन्हें पहले मिल रहा था उसमें वो ऐड ऑन हो जाएंगे, तो वो उनका नया शेयर आ जाएगा। तो अब अगर ए का हमारा न्यू शेयर क्या आ जाएगा बेटा? एज न्यू शेयर इज इक्वल टू जितना उसका पुराना शेयर था उसमें जितना उसे मिला, अब वो ऐड कर दो और 3 + 1 करेंगे आप 4/6। इसी तरीके से सी का न्यू शेयर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सेम वही करेंगे, 1/6 + 1/6 दैट इज़ 2/6। तो ए और सी का हमारा न्यू रेशो आ जाएगा बेटा 4/2 दैट इज़ 2/1। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बतानी चाहूँगी बेटा, जहाँ पर एक्वायर्ड इक्वली बोला होता है वहाँ पर हमेशा गेनिंग रेशो भी इक्वल होता है। ये तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई है, इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी बेटा। ये तो एक्वायर्ड का केस था। आपका गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर हुआ बेटा ये मेथड? इस दोनों ने इक्वली लिया तो बी के शेयर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी स्टेटमेंट में बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय सी, यहाँ इक्वली की जगह पर आपको बोल दिया जाए इन 5/3। इक्वली का मतलब क्या था बेटा? 1/1। और 5/3 का मतलब आप बी के शेयर को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे 5/3 में, यानी बी के शेयर, जो बी का शेयर था कितना था? 2/6 इंटू 5/8 और 2/6 इंटू 3/8। ये आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक शेयर आपने ए को दे दिया और एक आपने सी को दे दिया। क्लियर हो गया बेटा? इक्वली था तो हमने यहाँ 1/1 में हम 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। अगर यहाँ कोई रेशो दे दिया है तो हम यहाँ पर 1/2 की जगह पर क्या लगा देंगे? 5/8 और 3/8। क्लियर हो गया बेटा? ये आपके 2 मेथड 3 मेथड कह लो इन्हें कि हमने कवर कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट, अब बेटा आपको अगर बोला जाए ए बी सी एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3/2/1, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए होली। अब होली का मतलब है कंप्लीटली जो बी का शेयर है वो सारा का सारा किसने ले लिया बेटा? ए ने ले लिया। तो फिर अब हमें करना क्या है? हमें बस न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए जितना भी बी का शेयर है वो सारा का सारा किस में ऐड कर देना है? ए के शेयर में ऐड कर देना है। हमें पता चल जाएगा अब ए का नया शेयर कितना है।
पहले जो कुछ भी मिल रहा था उसे, पहले अगर उसे 3/6 मिल रहा था तो बी के जाने के बाद अब बी का शेयर भी तो इसी में ही ऐड हो जाएगा, बस सी पे कोई इफेक्ट आना ही नहीं है। तो हमारा न्यू रेशो सीधा सीधा ए का न्यू रेशो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, वही 3/6 प्लस 2/6 दैट इज़ 5/6। जो सी का न्यू शेयर होगा वो वही होगा जो पहले था, 1/6। प्रेजेंटेशन बेटा सेम वैसी रहेगी, पहले आपको ए बी और सी का रेशो दिखाना पड़ेगा 3:2:1। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा 4th केस। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेटा हमारा 5th केस क्या होने वाला है। नेक्स्ट केस में बेटा देखो आपको क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1। बी रिटायर्स एंड ए एक्वायर्ड 4/18 फ्रॉम बी। अब ए को बी से मिला कितना, 4/18। ये क्लियरली अगर आपको फ्रैक्शन में गिवन हो कि आपको रिटायरिंग पार्टनर से कितना मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, एंड सी एक्वायर्ड 2/18 फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू रेशो। तो बेटा एक फैक्ट तो ये है, जो आपको फ्रैक्शन गिवन है आप सबसे पहले इनका टोटल करके देखो क्या ये बी के शेयर के इक्वल हैं। मैंने यहाँ 4/18 और 2/18 दोनों को लिखा, मैंने इनका टोटल किया तो 6/18 आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरा शेयर कितना आ जाएगा, 3×2 = 6 एंड 3×6 = 18, यही आएगा। यही था बी का शेयर। अगर मैं इसे 6 से ही डायरेक्ट कट करती तो मैं यहाँ 1/3 लिख देती और आप इस बात से कंफ्यूज हो जाते कि इसका 1/3 है और इसका 2/6 है। तो बेटा ऐसा कभी ना हो जाए कि आपका शेयर तो वही है तो वही 1/3 ही, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि ये 1/3 है या 2/6। क्लियर हो गया बेटा। तो ऐसा कभी हो कि पूरा कट रहा हो, आपका जो फ्रैक्शन है पूरा डिडक्ट हो रहा हो, तो आप एक बार उसे चेक ज़रूर कर लेना वेदर इट कैन बी इक्वल टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर और नॉट। नेक्स्ट थिंग इज, अब आप देखिए बेटा A:B:C हमने यहाँ लिखा, आपने देखा कि ये इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स हमें क्लियरली बताया है कि ए को कितना हिस्सा मिल रहा है और बी को कितना हिस्सा मिल रहा है। हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेन मोटो क्या होता है, फ्रैक्शन में जब दिया हो तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं इसे। तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/6 प्लस 4/18। तो आप एलसीएम लेके जब ऐड करेंगे 18 एलसीएम आएगा तो 6 3 = 9 + 4 दैट इज़ 13/18। इन द सेम वे अगर आप सी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, सी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/6 प्लस 2/18 दैट विल बी एलसीएम विल बी 18 एंड 6 3 ज़ा अगेन 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 5/18 दैट इज़ आवर न्यू रेशो A:C 13:5। क्लियर हो गया बेटा। ये आपका 4th मेथड। 5th मेथड था। 6th मेथड में आपको क्या बोला जाएगा। अब अगर आपको ये वर्ड यूज़ कर लिया जाए, जैसे मैंने अभी तक बोला एक्वायर्ड, तो अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि A:B:C, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. B retires. अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, B surrenders 2/3 of his share in favor of A and 1/3 of his share in favor of C। देखो बेटा जहाँ कहीं भी आपको ऑफ हिज शेयर नज़र आता है, ये देखिए ऑफ हिज शेयर,
ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। अब आपको बोला क्या है, बी रिटायर हो रहा, बी सरेंडर कर रहा है, बी दे रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर यानी अपने हिस्से का। तो यहाँ हिज शेयर का मतलब क्या हो गया बेटा, बीज शेयर। यहाँ हिज शेयर का मतलब क्या हो गया, बीज शेयर। तो आपने करना क्या है, आपने सेम मेथड वही है, तरीका वही है, आपने वही लिखना है A/B/C 3/2/1। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, बी सरेंडर इन फेवर ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया इसने क्या बोला था, 2/3, तो आपने लिखना है यहाँ 2/3 ऑफ का मतलब इनटू हिज शेयर में मैंने क्या बोला आपको, बी का शेयर, और बी का शेयर कितना है 2/6, दैट इज़ 4/18। इन द सेम वे आप यहाँ लिखेंगे बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2/18। अब आपने करना क्या है, अब आपने ए का और सी का न्यू शेयर निकालना है। एज न्यू शेयर, जो आपका ओल्ड शेयर है, क्या है आपका ओल्ड शेयर, आपका ओल्ड शेयर यहाँ पर ए का जो गिवन है वो हमारा 3/6 है प्लस 4/18। तो आप यहाँ पर एलसीएम लेके अगेन 13/18। अगर आपको बेटा यहाँ पर बोल दिया जाए बी सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अगर आपको सिर्फ यहाँ तक गिवन है और ये नहीं बताया बाकी शेयर, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो रिमेनिंग शेयर होगा वो किसको दिया होगा, इसने सी को। एक पॉइंट तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा ये रिमेनिंग निकलेगा कैसे, अब रिमेनिंग निकालने के आपका जो तरीका है, मेथड है, वो क्या होगा बेटा, आप बी के टोटल शेयर में से माइनस कर दो जितना उसने ए को सरेंडर कर दिया, दैट वाज 4/18 जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो जब आप यहाँ शो करेंगे बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, तो आप रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए यहाँ पर क्या दिखाएंगे, आप दिखाएंगे 2/6 माइनस 4/18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका 2/18 ही आएगा। तो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। स्टेटमेंट वाइज आपको ये क्लियरली रीड करके उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके बेटा।